अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद साहिरा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिग्री फर्स्ट सेमिस्टर अरेबिक पेपर पैटर्न, पेपर प्रेजेंटेशन, डैम श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही में डैम श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की समरी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, रिक्वेस्ट किया, मैडम समरीज एक्सप्लेन करिए, मैडम पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशंस के टिप्स बोलिए, समझाइए, वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट्स क्लैरिफाई कर देती हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो अरेबिक स्टूडेंट्स पक्का आपको 75 अबोव मार्क्स आ जाएंगे। जी हाँ, अगर आप पार्ट ए भी अपने आप प्रिपेयर हो जाते हो, पार्ट बी से तो मैक्सिमम 60 में से 55 अबोव मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पार्ट ए आपके ऊपर, आप प्रिपेयर हो जाओ। पार्ट ए ऑलरेडी मैंने आपको अरेबिक के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसा अटेम्प्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं सभी समरीज, डैम श्योर इंपॉर्टेंट समरीज का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। जी हाँ, सिर्फ लिखकर या बोलकर नहीं, एक्सप्लेन करूंगी मैं समरीज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल लर्न विद साहिरा पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल और हेल्पफुल रहे। ठीक है, अरेबिक स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका अरेबिक पेपर 80 मार्क्स के लिए होगा, क्योंकि ये सेकेंड लैंग्वेज है ना। मैथ्स हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स के लिए है, तो सेकेंड लैंग्वेज भी आपको 80 मार्क्स के लिए रहेगा। ये 80 मार्क्स डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। ठीक है, सो पार्ट ए मैंने ऑलरेडी अरेबिक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि पार्ट ए में पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट बी में लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस यानी समरीज। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कुछ नहीं, समरीज, कुछ भी दो, समरी आपको लिख देना है। मैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस के समरीज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, सो पार्ट ए में आपको पूरे 6 क्वेश्चंस पूछेंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 6 क्वेश्चंस। 1 2 3 4 5 6। इन 6 क्वेश्चंस में आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं। जी हाँ, सिर्फ 4 क्वेश्चन। आप कोई भी 2 क्वेश्चंस इसमें से चॉइस में छोड़ दे सकते हो, ऑप्शन में छोड़ दे सकते हो, किन्हीं 4। अगर आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर लोगे फिर भी आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया? 20 मार्क्स। 6 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस लिखने होंगे। 4 क्वेश्चंस आप लिखोगे तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। पार्ट ए में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन पक्का आपका रहेगा, ट्रांसलेट द वर्सेस। ओके, ट्रांसलेट द वर्सेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ट्रांसलेशन रहेगा, रेफरेंस कंटेक्स्ट रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आपको रहेगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको शॉर्टली आंसर लिखना होगा। अभी आप लोग पूछेंगे कि मैडम शॉर्ट आंसर के लिए हमें कितना पेज या कितना साइड लिखना है? तो 1 साइड एनफ है माँ। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो 1.5 साइड ओके है। ठीक है, 1 साइड तो मस्ट एंड शुड है। ठीक है, मस्ट 1 साइड पक्का आपको लिखना है। अगर हो सका तो 1.5 साइड आप लिख सकते हो, लेकिन 1 साइड पक्का लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, 4 × 5 = 20 है ना। तो 5 क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 5 मार्क्स, तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 1 साइड या 1.5 साइड मस्ट है। ठीक है, तो एक ट्रांसलेशन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। फिर रहेंगे मीनिंग्स, या सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर। मतलब हमने ऑलरेडी इंग्लिश की ग्रामर क्लास में पढ़ा है ना, सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा। ठीक है, जैसे पेन, पेन से, कैप, कैप से कहते हैं ना। तो सिंगुलर वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको आपको प्लूरल लिखना है। कोशिश करिए कि ये पार्ट ए आप अरेबिक या उर्दू में लिखे। ठीक है, तो आगे कैसा लिखना मैं आपको बताऊंगी। सो पार्ट ए है ये। फिर पार्ट बी में रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस नथिंग बट समरीज। ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे 7th क्वेश्चन से। 7th में ए रहेगा और ऑप्शन रह के बी रहेगा। ठीक है, 8th ए बी, 9th ए बी, 10th ए बी। सो यहाँ पे आप क्या करोगे? 7th क्वेश्चन में ए लिख सकते हो, अगर आपको ए नहीं लिखना तो बी लिख सकते हो।
8th क्वेश्चन में भी ए लिख सकते हो, ए नहीं लिखना तो बी लिख सकते हो। इंटरनल चॉइस रहेगी हर क्वेश्चन में। अगर आप 2 समरीज में 1 समरी भी परफेक्टली प्रैक्टिस करके प्रिपेयर हो जाओगे तो आप पार्ट बी आसानी से लिख सकोगे। मैं डैम श्योर इंपॉर्टेंट समरीज का एक्सप्लेनेशन आगे देने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहे, ठीक है। 8th में भी ए या बी, 9th में भी ए या बी, 10th में भी ए या बी, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे टोटल, 4 क्वेश्चंस में आपको 4 भी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस रहेगी। मतलब पूरे 8 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस रहेंगे। 8 में से किन्हीं 4 को अटेम्प्ट करना होगा, जिससे आपको मिलेंगे 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स कैसे मिलेंगे? 4 × 15 = 60, है ना। 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 15 मार्क्स। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि मैडम समरी अरेबिक में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अरेबिक बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल होगा, है ना, लिखना भी, और वो देख कर समझ कर लिखने से टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप लोग क्या करें, मेरा सजेशन ये है कि आप आपका पार्ट भी इंग्लिश में लिखे। जी हाँ, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था मैडम रोमेनियन इंग्लिश में लिखना है क्या? या तो देखिए अभी एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, ऐसा आंसर है, तो आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा आपको आंसर नहीं लिखना है। देखिए, आप उर्दू या अरेबिक लैंग्वेज को इंग्लिश में नहीं लिख सकते, वैसा नहीं। आपको क्या लिखना है? नॉर्मल इंग्लिश, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ये जो इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में आपने इंग्लिश पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था कल, वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उर्दू, अगर बच्चे आप उर्दू में लिखना चाहो तो उर्दू में लिख सकते हो, अरेबिक में लिखना चाहो तो अरेबिक में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से समरी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा हमें, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। तो अभी आप पूछोगे कि यहाँ पे कितने पेजेस लिखने हैं? 3 साइड्स कंपल्सरी। इंग्लिश में लिखोगे तो आसानी से 3 साइड्स आसानी से लिख दोगे। अभी उर्दू और अरेबिक का मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो 3 साइड्स ऐसे में हो जाएंगे, ठीक है। 3 साइड्स या 3.5 साइड या 4 साइड आप लिख सकते हो, लेकिन मस्ट 3 साइड्स आपको लिखना ही होगा, क्योंकि 15 मार्क्स है। हमने इंग्लिश में कहा था कि 4 साइड्स पक्का है, क्योंकि वो इंग्लिश पेपर था, लेकिन ये अरेबिक पेपर है ना, 3 साइड्स तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। ये है आपका पेपर पैटर्न। अभी देखते हैं हम पेपर प्रेजेंटेशन आपका कैसे होगा, ठीक है। सो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा कहना ये है, मेरा सजेशन ये है कि पहले तो आप पार्ट बी अटेम्प्ट कर ले। पार्ट बी अटेम्प्ट करने के बाद आप पार्ट ए को आ सकते हैं। लेकिन मैडम हमें पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ये ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ना, और ये ज्यादा टाइम भी लेता है, तो पहले आप जल्दी से कंप्लीट करके पार्ट ए बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम पेपर पैटर्न देखते हैं। आपकी आंसर बुकलेट ऐसी रहेगी, आपने कल देखा ही होगा इंग्लिश एग्जाम लिखते वक्त। तो क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि 3rd क्वेश्चन से आपका जो है ना, 3rd पेज से आपका आंसर बुकलेट स्टार्ट होता है ना। 3rd पेज से आपका आंसर बुकलेट स्टार्ट होता है। 1st पेज रहेगा डिटेल्स, 2nd पेज रहेगा इंस्ट्रक्शंस, और 3rd पेज से आपकी आंसर बुकलेट स्टार्ट होती है और एंड होती है 23rd पेज पे, है ना, 23rd पेज पे। तो अभी आपको पार्ट बी कैसा लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको कैपिटल में लिखना है पार्ट बी, या तो आप उर्दू में या अरेबिक में भी ये लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डालना है 7 यहाँ पे डालने के बाद ए या बी यहाँ पे आपको नहीं डालना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। आप लोग ए या बी कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे, ये 1 लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखो। अगर बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बी ऐसे डाल के आप लोग आंसर यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है। ये है आपका ट्रिक एंड टिप टू राइट और टू प्रेजेंट द आंसर। और यहाँ पे 3 नंबर पेज दिया जाएगा ना, आपको मार्जिन यहाँ या यहाँ से नहीं मारनी है। आपको ये सर्किल स्टार्ट होगा ना, वहां से मार्जिन मार के पार्ट बी लिख के 7th क्वेश्चन यहाँ पे डाल के ए या बी यहाँ पे लिख के, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, 1 लाइन क्यों वेस्ट करें। तो यहाँ से आप लोग आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर 8th लिख रहे हो बी, तो सिंपली आपको डाल देना है 8th,
बी, आंसर शुरू कर दो। मैं समरीज आपको एक्सप्लेन करूंगी तो बने रहिए। और पार्ट ए आपको कैसे लिखना है, पार्ट ए भी सेम, यहाँ पे कुछ ग्रामर क्वेश्चन के अंदर फिर से क्वेश्चन नहीं है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो थर्ड क्वेश्चन डाल के डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। अभी मैं समरीज एक्सप्लेन करूंगी। हाँ रुकिए, मैं पार्ट ए में क्या क्या आता है मैंने बोल दिया ना, पार्ट बी में क्या आता है मैं बोल देती हूँ। पार्ट बी में 7th क्वेश्चन रहेगा, ए या बी में सूरतुल इंशिरा। सूरतुल इंशिरा की समरी आपको लिखनी पड़ेगी। राइट इन डिटेल द समरी ऑफ सूरतुल इंशिरा। ओके, और एक ऑप्शन रहेगा आपका समरी ऑफ सूरतुल 3, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सूरतुल इंशिरा आप छोड़ के सूरतुल 3 को जाए, क्योंकि सूरतुल 3 बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत अच्छे से आप लिख सकोगे, ठीक है। ए रहेगा सूरतुल इंशिरा, बी रहेगा सूरतुल 3, या ए बी में कोसा भी रहेगा, ठीक है। फिर 8th ए या बी रहेगा अल हिवार, समरी ऑफ अल हिवार, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट समरी ऑफ अल हिवार। और एक ऑप्शन रहेगा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट समरी ऑफ अल नजाफा। ओके, अल नजाफा। फिर 9th क्वेश्चन एक रहेगा काइंड्स ऑफ नाउन, व्हाट इज ए नाउन एंड राइट टाइप्स ऑफ नाउन्स और राइट काइंड्स ऑफ नाउन। ऑलरेडी इंग्लिश के ग्रामर एंड वोकैबुलरी क्लास में मैंने काइंड्स ऑफ नाउन एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशंस, एग्जांपल सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप वही लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कलीमा एंड राइट इट्स टाइप्स और राइट इट काइंड्स। कलीमा क्या है और कलीमे के कितने टाइप्स है और उसका डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट 10th ए में रहेगा फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज या राइट द फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब भी सेम है, फीचर्स मतलब भी सेम है, ठीक है, दो में कंफ्यूज मत होइए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब भी फीचर्स, फीचर्स मतलब भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द 7 मुअल्लाकात, 7 मुअल्लाकात, ठीक है, एक क्वेश्चन वो रहेगा। तो आप इन ऑप्शंस में कोई एक भी परफेक्ट हो जाओगे तो आप आसानी से लिख सकोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग डैम श्योर इंपॉर्टेंट समरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं आप लोगों को समरीज एक्सप्लेन करूंगी। और फर्स्ट 7th ए में सूरतुल इंशिरा और 7th बी में सूरतुल 3 आएगा, मैंने कहा था ना। तो मैं ऑप्शन में सूरतुल इंशिरा को छोड़ दे रही हूँ और मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी सूरतुल 3। जैसे कि मैंने आपको कहा था सूरतुल 3 इजी है, इसलिए मैं सूरतुल 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप मुझे ध्यान से सुने और मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था इंग्लिश में लिखने से आंसर लॉन्ग होगा और अच्छे से लिख सकोगे, ठीक है। तो देखते हैं सूरतुल 3। सूरतुल 3 is revealed in Makkah. It consists of 8 verses. It is a short but powerful surah with important lessons. It focuses on the honor and purpose of human creation and the importance of faith and good deed. तो सूरतुल 3 कहाँ पे रिवील हुआ था? मक्का में रिवील हुआ था। उसमें कितने वर्सेस है? 8 वर्सेस है। वो शॉर्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। सूरतुल 3 सूरा जो है वो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो मक्का में रिवील हुआ था, उसके 8 वर्सेस है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। This surah begins with 4 sacred symbols: the fig, the olive, Mount Sinai and the sacred city of Makkah. So ये 4 sacred symbols, sacred मतलब बहुत ही प्योर, ओके। sacred होली प्लेस हम लोग कहते हैं ना, sacred मतलब प्योर, ठीक है, जो बहुत ही क्लीन नीट हो, प्योर हो, जो हम लोग उसमें बिलीव करो, ठीक है। sacred मतलब वो है फिग, ऑलिव, माउंट सिनाई एंड द सैक्रेड सिटी ऑफ मक्का से शुरू हुआ है ये सूरा इन 4 सैक्रेड सिंबल से शुरू होता है, ठीक है। दिस सूरा कवर्स द टॉपिक्स सच एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, द प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज टू बिलीवर्स एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ जजमेंट डे। ये सूर्य में क्या टॉपिक्स कवर होती है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम लोग कैसे क्रिएट हुए, और जजमेंट के डे, हमारे मरने के बाद जो जजमेंट डे होगा हमारा, जब क्या होगा, कैसा होगा, और द प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज टू बिलीवर्स। तो पैराडाइज का प्रॉमिस हमारे लिए क्या है, मतलब बिलीवर जो इस्लाम में बिलीव करते हैं उनके लिए पैराडाइज का प्रॉमिस क्या है, ये सब एक्सप्लेन करता है, ठीक है। हमारा
बर्थ कैसा हुआ, जजमेंट डे के दिन क्या होगा और पैराडाइज के प्रोमिसेस क्या है, ये सूरे में कवर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अल्लाह स्वेयर्ड बाय फिग एंड ऑलिव ड्यू टू देयर अबंडेंस, अवेलेबिलिटी एंड ग्रेट वेलफेयर टू द ह्यूमन, दे वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सबसिस्टेंस। ओके, अल्लाह वॉज स्वेयर्ड बाय फिग एंड ऑलिव, अल्लाह फिग और ऑलिव से स्वेयर्ड हुए थे, ठीक है। अल्लाह टेक्स एन ओथ ऑफ जुबाल तूर माउंट Sinai, the place where Prophet Musa salam speaks to the Almighty Allah. So the location occupied sacredness because of direct communication of Allah and the Prophet Musa salam at the Mount Sinai. Mount Sinai, Mount Sinai पे कौन, Prophet Musa salam और अल्लाह ताला का कन्वर्सेशन हुआ था, उन दोनों की बात हुई थी, इसलिए है ना कौन सा है, जबल तूर माउंट सिनाई बहुत ही सैक्रेड जगह मानी जाती है, ठीक है। तो मैं और एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। अल्लाह टेक्स एन ओथ ऑफ जबल तूर माउंट सिनाई, द प्लेस वेयर प्रॉफेट मूसा अलैहि सलाम speaks to the Almighty Allah. So the location occupied sacredness because of direct communication of Allah and the Prophet Musa अलैहि सलाम at the Mount Sinai. Mount Sinai पे अल्लाह ताला अलमाइटी, हमारे अल्लाह ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हैं, इसलिए वो प्लेस माउंट सिनाई जो है ना वो बहुत ही सैक्रेड मानी जाती है, ठीक है। सैक्रेड मतलब बहुत ही प्योर, और बिलीव बहुत करते हैं हम उस जगह को, ठीक है। अल्लाह स्वेयर्ड बाय द सिटी ऑफ सिक्योरिटी मक्का अल मुकर्रमा, द प्लेस वेयर whoever enters gains the peace and security. Whoever enters there gets great share of his life इन बोथ डेस्टिनीज। सो मक्का अल मुकर्रमा, आपको पता ही होगा मक्का अल मुकर्रमा वो है एक सिटी ऑफ सिक्योरिटी, सिटी ऑफ सिक्योरिटी की तरह वो मानी जाती है। जो कोई भी वो प्लेस पे जाता है, मक्का अल मुकर्रमा की प्लेस पे जो कोई भी जाता है वो है ना बहुत ही पीस, बहुत ही हैप्पीनेस गेन करता है, मतलब उसे सुकून मिलता है, उसे खुशी होती है, उसका जो जीने का मकसद है वो पूरा उसे दिखता है। और यहाँ पे ना दो शेयर ऑफ इन हिज लाइफ इन बोथ डेस्टिनीज, उसकी जो जिंदगी है उसका शेयर उसे मिल जाता है। बोथ द डेस्टिनीज, कौन से डेस्टिनी, एक तो हमारे जीने की, एक तो हमारे मरने के बाद जो डेस्टिनी हमारी रहती है, तो वो दो बोथ द डेस्टिनीज भी उसे मिल जाती है। तो मक्का अल मुकर्रमा जो है ना बहुत ही सैक्रेड जगह है, और वहाँ पे कोई भी जाने से, एंटर होने से बहुत ही खुश होता है, बहुत ही सुकून पाता है, ठीक है। सभी की ये ख्वाहिश रहती है कि वो एक ना एक बार तो मक्का अल मुकर्रमा पे जाए, विजिट करे, तो हाँ जो कोई भी जाता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून पाता है, ठीक है। Allah highlights the excellence of human creation. Humans were made in the best, the physically, spiritually and intellectually. This is the honor and potential Allah has given to humanity. However, humans can do the lowest levels if they turn from faith and righteous deeds. On other hand, those who believe in Allah. See, Allah Ta'ala हाईलाइट करते हैं एक्सेलेंस ऑफ ह्यूमन को, है ना। यहाँ पे ह्यूमन क्रिएशन के बारे में हम सूरतुल 3 में सूरे में पढ़ते हैं ना, ह्यूमन क्रिएशन कैसा हुआ, इमोशनली, इंटेंशनली और फिजिकली हम लोग को अल्लाह ताला ने बनाया है। तो हमारे बनाने से ही हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत ही पोटेंशियल वाले हैं, मतलब अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो वो ही बड़ी बात है कि हमें इंटेंशनली, फिजिकली इतना अच्छा बनाया है हमें अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमन क्रिएशन के बारे में सूरतुल 3 में दिया गया है। एंड दोज हु बिलीव इन अल्लाह परफॉर्म गुड डीड्स विल रिसीव एवरलास्टिंग रिवार्ड्स इन द हियर आफ्टर। और कहते हैं कि अगर कोई गुनाह ना करे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटे, सभी का भला सोचे और खुद का भी भला सोचे, सबका भी भला सोचे, अगर अल्लाह ताला के नाम पे चले, उनके रास्ते पे चले, तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमें हर दुख से बचाएंगे, हर खुशी देंगे, और आज भी हम खुश रहेंगे, और हमारे मरने के बाद, जजमेंट डे के बाद, हमारे मरने के बाद जो हमारी ज़िंदगी होगी, जब भी हमें रिवार्ड्स मिलेंगे, ऐसा कहा जाता है। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है। दिस सूरा एंड्स विद ए क्वेश्चन डिक्लेयरिंग Allah's ultimate justice. It reminds us that Allah is the most fair and wise judge who will hold everyone accountable for their actions on the day of judgment. This surah inspires self-reflection, faith and a commitment to
राइटनेस। ओके, सो ये जो सूरा है वो एंड होता है एक क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि अल्लाह ताला अल्टीमेट जस्टिस दिखाते हैं, मतलब सभी लोग अल्लाह ताला के सामने इक्वल है, किसी कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। और जजमेंट के दिन अल्लाह ताला फेयर रहेंगे सभी के साथ, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उससे बुरा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमें कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना है, सभी का अच्छा सोचना है, तो हमें भी रिवार्ड्स मिलेंगे, आगे चल के हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। यही है सूरतुल तीन। सूरतुल तीन में ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन क्रिएशन, जजमेंट डे और पैराडाइज के प्रोमिसेस वगैरह सब डिक्लेयर करते हैं। तो आप इसे ओन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सूरतुल इंशिरा सूरतुल तीन से हमने सूरतुल तीन की समरी सीखी है। आप इसे प्रोलॉन्ग करके लॉन्ग करके लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन से अल हिवार है और अल नज़ाफ़ा है। अल हिवार की समरी या तो अल निज़ाफ़ा की समरी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अल निज़ाफ़ा। अल हिवार आप ऑप्शन में छोड़ दे सकते हो, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकोगे, लेकिन मैं अभी समरी में एक्सप्लेनेशन करूंगी अल निज़ाफ़ा। अल निज़ाफ़ा मतलब क्या है माँ? क्लीनलीनेस, क्लीन रहना। ये आंसर आप अपने ओन वर्ड्स में भी क्रिएट करके लिख सकते हो। 15 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है। ओन से बना के लिख सकते हो आप। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लीनलीनेस हमें बचपन से सिखाया जाता है, क्लीनलीनेस के बारे में हमारे टीचर से हो या तो हमारे पेरेंट्स से हो, हमारे फ्रेंड्स से हो, सभी लोगों से क्लीनलीनेस सिखाते हैं, क्लीन कैसा रहना है, क्लीन रहने से क्या अच्छाई होती है वगैरह सब कुछ। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप लोग देखिए, आप ओन से भी लिख सकते हो इस टॉपिक को समझ के, ठीक है। Cleanliness is the most important essential religious tool. Everyone must have cleanliness of bodies, clothes, surroundings and environmental places. It is in the responsibility of the every individual person and the government to maintain the cleanliness. So the countries which give importance to the cleanliness are the developing countries. So cleanliness एक basic thing है वहाँ, और ये है एक religious tool. जी हाँ दोस्तों, हम लोग बिना क्लेनलीनेस के तो नमाज अदा नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग बिना क्लेनलीनेस, बिना वुदू के हम कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है ना, क्लेनलीनेस एक बेसिक और रिलीजियस टूल है, जिससे कि क्लीन रहना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही में गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स को क्लीन हमें रखना है, और उन्हें देश या तो हमारे प्लेस को भी, पर्टिकुलर एरिया को क्लीन रखना होगा। गवर्नमेंट भी पॉलिसीज इनिशिएट करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को भी उन्हें भी स्टेप लेना होगा फॉरवर्ड क्लीन रखने के लिए सभी चीज़ें। तो क्लीनलीनेस क्या है, एक बेसिक थिंग है, वो एक रिलीजियस टूल है। क्लीन रहना, एनवायरनमेंट, अपने क्लॉथ्स हो या अपन हो, सब कुछ क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो क्लीनलीनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी क्लीनलीनेस रहती है, वैसे कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है। और आप देख सकते हो कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हमारे हैं वो बहुत ही क्लीन नीट रहते हैं, ठीक है। In view of cleanliness, government concerns spending huge capital for cleaning the streets. As we observe every day in the city, garbage cleaners carrying the garbage in trucks and disposing it outside the city. All these are the instructions of our beloved Prophet Muhammad, and Islam's teaching Prophet Muhammad said that removal of harmful things from the street in the act of charity. In the other narration, Prophet Muhammad said that cleanliness is the act of have faith. The faith is incomplete without cleanliness. Cleanliness is a requirement for acts of worship like prayer. देखिए, आप ओन से लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कहा है, मैं ओन वर्ड्स में बोलूँगी आपको। क्लीनलीनेस एक बेसिक थिंग है ना माँ। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही कहा था कि क्लीनलीनेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, क्लीन रहना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए सभी चीज़ों को। हम क्लीन रहे और साथ ही में हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन रहे, तो ऐसे में क्या होता है ना, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद है। जब कोई चीज़ क्लीन है और आदमी क्लीन रहता है तो अल्लाह ताला को पसंद है। अगर क्लीन नहीं है तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या है ये, गवर्नमेंट है ना, बहुत ही कैपिटल मतलब बहुत ही पैसा लगाती है स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए, ट्रीज को क्लीन करने के लिए, मतलब सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, आपको पता ही होगा। उसमें क्या था
स्ट्रीट्स को क्लीन करना, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स को क्लीन करना, ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट किया था। तो वैसे प्रोग्राम इनिशिएट करने में गवर्नमेंट है ना बहुत सारा कैपिटल मतलब बहुत सारा पैसा लगाती है जिससे कि चीज़ें साफ हो, ऐसे प्रोग्राम्स वो इनिशिएट करती है। तो क्लीनलीनेस क्या है, बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। अल्लाह ताला को भी क्लीनलीनेस बहुत पसंद है और उनका कहा गया था कि क्लीन रहना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। नमाज और प्रेयर इन इनवैलिड until and unless attains cleanliness। मैंने आपको अभी कहा था कि हम नमाज अदा कर सकते हैं सिर्फ क्लीन रहने से, और हम कुरान या आयत कुछ भी पढ़ सकते हैं क्लीन रहने पर, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि जब तक हम क्लीन नहीं रहे तब तक हमारी नमाज अदा नहीं हो सकती, ठीक है। आप इसे ओन में लिख सकते हो, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम encourages to maintain vessel cleanliness and cover them with lids to protect from dirt entering the insects which spoils the health and transmits the disease causing harm to the health and to the people in society. Apart from physical cleanliness, Islam teaches a spiritual cleanliness, which means one should have the purity of the mind, heart and soul. It also involves being free from ill manners, love of wealth, love of fame, etc. We must respect. So यहाँ पे क्या है, हमारे जो बर्तन होते हैं, वेजल्स होते हैं, उनको भी हमें क्लीन रखना है। खाना वगैरह बनाने के बाद भी उस पर लिड रखनी है। लिड मतलब बर्तन उसके ऊपर रखना है, कवर करना है उस बर्तन को, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट या कोई भी धूल मिट्टी उस पर ना जाए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्लीनलीनेस रखना पड़ेगा हमें, खाने की और भी, बर्तन की और भी। और है ना, क्लीनलीनेस सिर्फ हम क्लीन रह के, बाजू वालों को क्लीन रख के, अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखना, ऐसा नहीं है। क्लीनलीनेस वन टर्म पे ऐसा है, और सेकेंड टर्म अदर साइड अगर हम देखें तो क्लीनलीनेस क्या है, हमारा दिमाग जो है वो हमें क्लीन रखना पड़ेगा। जी हाँ, कोई भी इल मैनर्स, गलतियाँ या तो डिसरेस्पेक्ट नहीं करना होगा। हमें हर किसी की और रेस्पेक्ट शो करनी होगी, बड़ों को इज्जत देनी होगी। जब हम इज्जत देंगे तो हम इज्जत ले पाएंगे, तो इज्जत देनी होगी। और इल मैनर्स या तो गंदगी हमारे दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, हम प्योर और क्लीन रहना चाहिए, हमारे दिमाग से भी, हमारे दिल से भी। अगर हम किसी का सोचे तो अच्छा सोचे, बुरा ना सोचे, ठीक है। तो अगर अच्छा सोचना है तो सोचे, लेकिन बुरा ना सोचे। सोचो ही मत लेकिन बुरा मत सोचो, ठीक है, ऐसा अल्लाह ताला कहते हैं। सो किसी का अच्छा चाहो तो हमारा भी अच्छा होता है, ऐसा कहना है। तो अच्छा अगर चाहोगे तो अच्छा होगा। हमारे दिल दिमाग को भी क्लीन रखना है, ऐसे वैसे बुरे ख्यालात हमारे दिल दिमाग में नहीं लाने चाहिए, और सभी की तरफ रेस्पेक्ट शो करना है। इससे है ना आदमी या इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है। Cleanliness is not just about appearance, it reflects our faith and respect for Allah's creation. Being clean physically and spiritually helps us maintain a strong connection with Allah and others. जी हाँ, तो cleanliness सिर्फ appearance में, दिखने में clean दिखना, रहने में clean दिखना ऐसा नहीं है। cleanliness जैसे मैंने कहा है कि clean रहने से हम अल्लाह के क्रिएशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे और अल्लाह के बीच जो कनेक्शन रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा क्लीनलीनेस से, ठीक है। ये था आपका 8th क्वेश्चन का समरी, ठीक है। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कलीमा, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन ऑलरेडी मैंने कहा है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, वहां पे आप देख लीजिए, आपको मालूम होगा। सो अभी हम देखेंगे द वर्ड एंड इट्स काइंड्स। ओके, the most basic word which comes out of the human being's mouth is termed as लफ्ज, है ना। जो कुछ भी हम बात करते हैं वो लफ्ज है, लफ्जों से ही हमारी बात बनती है ना। तो a word which comes out of the human mouth is known as लफ्ज. It has no meaning, then it is called as मुहम्मल. Wherever it has a meaning, that is called as मौदू, ठीक है। मीनिंग अगर है लफ्ज में तो उसे क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। मीनिंग अगर नहीं है तो उसे मुहम्मल कहते हैं, मीनिंग अगर है तो उसे मौदू कहते हैं। मौदू could be either one word termed as kalima. The Arabic word is divided into 3 types. Okay, so मुहम्मल कहते हैं जो वर्ड भी हमारे मुंह से निकलता है, अगर उसका कोई भी मीनिंग एग्जिस्टेंस नहीं हो, मीनिंग नहीं है, तो उसे मुहम्मल कहते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है तो उसे क्या कहते हैं, मौदू कहते हैं। मौदू को हम क्या कह सकते हैं, कलीमा भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड जो है, कलीमा जो है, कितनी टाइप्स में डिवाइडेड है, मतलब 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। वो क्या है हम लोग देखते हैं। एक है नाउन, एक है वर्ब और एक है पार्टिकल। नाउन मतलब क्या है माँ, जो कोई भी वर्ड नेम को डिस्क्राइब करता है, वो ऑब्जेक्ट हो या तो फिर वो पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, एनिमल जानवर हो या बर्ड हो, कुछ भी हो,
जिस किसी भी चीज का नाम अगर हम लेते हैं तो उस नाम को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है। ऑल द नेम्स, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, एक्सेट्रा. So it is a name, and in the name again we are having the different types. Again we are having material noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, and what else, reflexive noun, abstract nouns, many nouns are there. So it is the name of a person, place, animal, thing और एक्सेट्रा. सो ये एक नाम है. तो एग्जाम्पल जैसे कि मस्जिद, मोहम्मद, हैदराबाद, गर्ल, सन, मून वगैरह, ये एग्जाम्पल्स है. देन हमारा आता है वर्ब. वर्ब मतलब क्या, एक एक्शन. जो कोई भी काम हम लोग करते हैं उसको वर्ब कहते हैं हम लोग. हमने कलिमा के अंदर 3 टाइप्स देखी. एक नाउन कंप्लीट क्या है, अब है वर्ब. वर्ब क्या है, वर्ब मतलब एक्शन. जो भी हम काम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना. ये एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रही हूँ ये एक वर्ब है. वर्ब मतलब मैं काम कर रही हूँ, ठीक है. तो काम करने को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. दिस इज एन एक्शन वर्ड. ओके. सो जैसे कि he wrote, he is talking, he is moving, she is dancing, she is singing. So जो कोई भी काम हम लोग करते हैं ना उसे वर्ब कहते हैं. देन है प्रीपोजिशन या पार्टिकल आप कह सकते हो. तो ये क्या है, किसी, ये इंडिविजुअली इसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है. अगर एक सेंटेंस में जुड़ा जाए या तो एक वर्ड के साथ जुड़ा जाए तभी इसकी मीनिंग रहेगी, ठीक है. तो ये जैसे प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन, मतलब नाउन कहाँ पे है वो कहता है, मतलब नाउन. एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर. ऑन ए चेयर, ऑन जो है यहाँ पे पार्टिकल या प्रीपोजिशन है. ऑन, इन, फ्रॉम, बिसाइड, असाइड, अबो, बिलो, बिटवीन, इन. सो ये जो सब कुछ है ये एक पार्टिकल है, ठीक है. तो ये क्या है, इट इज रियलाइज्ड व्हेन कनेक्टेड टू द अदर वर्ड. तो इसका जो इंडिविजुअल मीनिंग कुछ नहीं रहता है. ये ना कब रियलाइज होता है, कब माने जाता है, कि जब ये किसी और चीज से जुड़ा हो. तो आपको यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन में ऑलरेडी ग्रामर और वोकैबुलरी क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अभी ये कलीमा और इसके टाइप्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. कलीमा मतलब जो कोई भी लफ्ज़ हमारे माउथ से आता है उसे लफ्ज़, जो कोई भी वर्ड हमारे माउथ से आता है उसे लफ्ज़ कहते हैं. जिसकी मीनिंग नहीं होती उसे मुहम्मल कहते हैं. जिसकी मीनिंग होती है उसे मौदू कहते हैं. मौदू को हम कलीमा भी कह सकते हैं. इसके 3 टाइप्स है कि नाउन, वर्ब और पार्टिकल. इसकी डेफिनेशंस आपको लिख के अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी लिखोगे तो आपको चल जाएगा, ठीक है. देन है फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज. ये एक्सप्लेन द 7 मुलाकात. 7 मुलाकात छोड़ के आप फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज पढ़ सकते हो, ठीक है. फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज देखिए हम, सेमिटिक लैंग्वेज फैमिली. फर्स्ट फीचर अरेबिक लैंग्वेज में है सेमिटिक language family. Arabic belongs to the Semitic language family which refers to the people who traditionally speak these languages. जी हाँ, Semitic फैमिली क्यों है ये, मतलब सभी लोग अरेबिक नहीं बोल सकते हैं, है ना. सभी को अरेबिक नहीं आती है. ये ट्रेडिशनल पीपल को बिलोंग करती है जो ट्रेडिशनली मतलब पहले से उनका ट्रेडिशन है कि वो अरेबिक बात करे. तो ये क्या है, सेमिटिक लैंग्वेज फैमिली है जो ट्रेडिशनली, जो लोग ट्रेडिशनली ये स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं या तो जो बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अरेबिक में, तो उन लोगों को बिलोंग करती है सेमिटिक लैंग्वेज फैमिली. तो सभी को नहीं आती है ये. रूट सिस्टम. वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 लेटर्स रूट्स. फॉर एग्जाम्पल KTB, किताब, कताब, कताबा, ठीक है. ये क्या है ना, 3 वर्ड्स, 3 लेटर रूट से ये शुरू होता है. जैसे कि KTB मतलब किताब. तो ये है ना 3 लेटर्स इसमें होते हैं. आप लोग देख लीजिए वर्ड्स को, 3 लेटर्स होंगे जिसमें भी आप बोलोगे या जिसमें भी आप लिखोगे तो उसमें क्या होंगे ना, 3 लेटर्स होंगे. जैसे कि KTB इक्वल्स टू किताब, है ना. या तो कताबा मतलब काम करना, किताब मतलब एक बुक, कताबा मतलब काम करना, टू वर्क, है ना. तो नेक्स्ट है यूनिक साउंड्स. अरेबिक हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ साउंड्स. ये ना अरेबिक लैंग्वेज में बहुत ही यूनिक साउंड्स होते हैं जो कि दूसरे लैंग्वेजेस में हमें देखने को नहीं मिलते हैं. वो साउंड या वो लेटर होता ही नहीं है दूसरे लैंग्वेजेस में. अरेबिक लैंग्वेज में वैसे साउंड्स, वैसे लेटर्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, कहीं और हम नहीं देख सकते. रिच वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. Arabic language has a very rich vocabulary of synonyms and antonyms which is not found in other language in the world. Many things have several names. For example, the sword has 100 of names. So, Arabic language में vocabulary बहुत अच्छी होती है. Synonyms, antonyms. Synonyms
सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग, ऐसा होता है ना। तो ये जो अरेबिक लैंग्वेज है इसमें ना बहुत ही रिच वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत है जो कि हमें दूसरे लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट राइटिंग, ये तो बेसिक थिंग है। उर्दू या अरेबिक में हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन अरेबिक और उर्दू में हम लोग कहाँ से लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट, है ना। ये भी एक फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स है अरेबिक लैंग्वेज का। वॉवल्स, अरेबिक हैज शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स आर यूजुअली नॉट रिटन। सो अरेबिक में 2 टाइप्स के वॉवल्स है, शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स कई बार यूज नहीं करते हैं। रिच morphology, Arabic words are formed through suffixes and infixes applied to the root। हम लोगों ने इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ा है, प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे, जो बीच का वर्ड होता है वो रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड एग्जाम्पल एबल, ABLE, एबल, एबल के सामने अगर एन लगा दिए तो अनेबल हो जाएगा। लास्ट में ILT लगा दिए तो क्या होता है, एबिलिटी हो जाएगा, ILITY, ठीक है, एबिलिटी हो जाएगा। तो ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं और सफिक्सेस होते हैं इस अरेबिक लैंग्वेज में भी, ओके। कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, Arabic is used in the Quran, prayer and religious teachings, influencing many languages and cultures globally. The above features give Arabic depth, flexibility and beauty, making it of the most historical, significant and spoken languages in the world. Okay, ये था आपका फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। लेकिन और एक क्वेश्चन जो बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है वो है पोएट्स या तो पोएट्री इन प्री इस्लामिक पीरियड। ओके, सॉरी मुझे सर्दी हुई है तो मैं जब बात कर रही हूँ तो मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो हाँ, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोएट्री इन प्री इस्लामिक पीरियड या तो पोएट्स इन प्री इस्लामिक पीरियड, तो हम उसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, लॉन्ग समरी देखते हैं, जिससे कि अगर लॉन्ग आंसर में भी पूछेंगे तो आप लिख सकोगे और शॉर्ट आंसर में भी पूछोगे तो आप लोग आसानी से लिख सकोगे, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना मैंने सोचा था कि यहीं पे मैं वाइंड अप कर दूंगी। तो ये देखिए, पोएट्री वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेशन इन प्री इस्लामिक पीरियड। पोएट्री in the public register of the Arab. It seems as a tool to preserve tribal history, self-identity of Arabs, traditionally history and goals for the future. Poets were highly respected and acted as spokesperson for their roles. ठीक है, ये जो पोएट्री पोएट्स है ना वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो कई ज़मानों से चलते आ रही है पोएट्री और पोएट्स है, और है ना ये एक पब्लिक रजिस्टर है अरब का, ठीक है। पोएट्री इन द पब्लिक रजिस्टर ऑफ द अरब, ये अरब का पब्लिक रजिस्टर है, ठीक है। अरब आपको पता ही होगा, अरब, ठीक है। तो देखिए, पोएट्री वेर यूज्ड इन सेवरल ओकेशंस इन प्री इस्लामिक पीरियड। सम ऑफ द ओकेशंस आर ट्राइबल प्राइड, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इमोशनल एक्सप्रेशन। सो है ना, पोएट्री कई ज़्यादा जगहों पे यूज की जाती थी, जैसे कि ट्राइबल प्राइड, पोएट्री वाज यूज्ड टू सेलिब्रेट द ट्राइब्स ब्रेवरी, विक्टोरीज एंड लीनेज। सो पोएट्री कब यूज करते थे, जबकि कोई फंक्शन होता था तो पोएट्री लगाते थे, या तो किसी की विक्ट्री, किसी की जीत होती थी तो पोएट्री कहते थे, या तो किसी की महानता बताने के लिए पोएट्री यूज करते थे, किसी की ब्रेवरी या तो प्राइड बताने के लिए कोई ओकेशन पे, ऐसे, ठीक है। एंटरटेनमेंट, पोएट्री है ना फेस्टिवल्स पे, गैदरिंग्स पे, फेयर्स पे, अगर 4 लोग मिलकर बैठते हैं, गेट टुगेदर्स होता है तो जब पोएट्री कहते थे, पोएट्री सुनते थे, बोलते थे। और पोएट्री है ना कोई दावतों पे या कोई फंक्शंस पे, गैदरिंग्स पे की जाती थी, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पोएट्स प्ले देयर रोल इन ट्राइबल पॉलिटिकल्स बाय प्रेजिंग लीडर्स एंड मोकिंग एनिमीज। सो पोएट्री कब यूज की जाती थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, वो अपने चाहने वाले लीडर को सपोर्ट करते थे और जो ऑपोजिशन में है उनको मॉक करते थे, ठीक है। जो हमारे साथ लीडर, हम जिस लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं उसके सपोर्ट में पोएट्री बोलते थे, ऑपोजिशन में कौन है उनके खिलाफ पोएट्री बोल के उनके वर्ड्स या उनकी थिंकिंग डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेशन, पोएट्री यूज्ड टू रिप्रेजेंट लव, ग्रीफ एंड पर्सनल इमोशनल। तो पोएट्री इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज की जाती थी पोएट्री, ठीक है। ट्राइबल
ट्राइबल प्राइड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, और साथ ही में कौन सा, इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए। थीम्स ऑफ प्री इस्लामिक पोएट्री, थीम्स क्या है हम लोग देखते हैं। वाइन पोएट्री, वाइन पोएट्री बिगिंस इन द प्री इस्लामिक पीरियड। पोएट्स डिस्क्राइब्ड वाइन एज a symbol of joy, coverage and luxury during tribal gatherings and celebrations. With the occurrence of Islam, wine consumption was forbidden. However, poets continued to write about it. The poet Imru al-Qais was one of the first to write about the wine poetry. ठीक है, सो वाइन पोएट्री है हमारा थीम। वाइन पोएट्री मतलब वाइन का कंजप्शन करते हुए पोएट्री बोलते थे, लिखते थे, कहते थे। ठीक है, पहले तो ये जो इस्लाम में है ना, वाइन कंजप्शन फॉरबिडन है, मतलब वाइन को कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वाइन कंजप्शन नहीं करने पर भी, लेकिन फिर भी वाइन कंजप्शन सॉरी वाइन पर जो है ना वो पोएट्री लिखते थे। तो पहले कौन थे पोएट्री लिखने के लिए वाइन पोएट्री? ये थे इमरू अल-क़ाइस, IMRUALQAIS, इमरू अल-क़ाइस थे जो कि पहले वाइन पोएट्री पहले उन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, गैदरिंग्स पे, सेलिब्रेशंस पे, जैसे कि हमने अभी कहा था कि गैदरिंग्स पे, सेलिब्रेशंस पे या तो कोई दावतों पे है ना ये पोएट्री की जाती थी। हंट पोएट्री, हंट पोएट्री इज नोन फॉर हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजर्ट एनिमल। हंट पोएट्री नाम से ही हमें पता चलता है कि जब कोई हंटिंग के लिए जाता था, कोई शिकार के लिए जाता था, तो ये पोएट्री बोली जाती थी, कही जाती थी या लिखी जाती थी। ठीक है, वाइन पोएट्री मतलब शराब के कंजप्शन पे लिखी जाती थी। हंट पोएट्री मतलब ये जो है ना हंटिंग पे, शिकार पे जाते थे तो जब की जाती थी। फिर है लव पोएट्री, लव पोएट्री नोन एज गजल। इट वाज इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव ऑफ एन द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ पासिंग ऑफ लव एंड हार्ट। सो लव पोएट्री में जैसे कि वाइन पोएट्री शराब के ऊपर और हंट पोएट्री शिकार के ऊपर, लव पोएट्री मोहब्बत या इश्क के ऊपर, यानी कि जब कोई पोएट हार्ट ब्रेक होता है, किसी पोएट का हार्ट ब्रेक, या तो वो कोई किसी लव में होता है, तो जब गज़ल, ये जो पोएट्री जो है ना उसे गज़ल कहते हैं, तो गज़ल वो लिखते थे, कहते थे। तो लव पोएट्री इसे आप ओन से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बस वाइन पोएट्री और हंट पोएट्री, लव पोएट्री आप लोग याद रख लिए। तो ये थे आपकी डैम श्योर इम्पोर्टेंट समरीज। आप अगर इस समरीज से परफेक्ट हो जाओगे तो आसानी से आपको 55+ मार्क्स आ जाएंगे, और साथ ही में एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया जाएगा तो 60 मार्क्स आपको आसानी से आ जाएंगे। सो बाकी आप ग्रामर प्रैक्टिस करें, मीनिंग्स, प्लूरल, सिंगुलर्स, एग्जाम्पल्स वगैरह, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करें तो आपको पक्का 75 एबो मार्क्स आ जाएंगे हमारे 80 मार्क्स में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिसने अरेबिक एग्जाम अपियर करना है कल, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।